ठीक है, हम क्या देख रहे थे कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लेते हैं हम कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक वायर रखा गया है, ये हमारा AB एक वायर है जिसमें I करंट का फ्लो ऊपर के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। उस केस में मैग्नेटिक फोर्स अगर वेक्टर के फॉर्म में बात करें तो I इंटू L क्रॉस B आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो ILB इंटू साइन थीटा हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, L क्रॉस B के डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है तो L क्रॉस B, यानी कि अंदर की तरफ। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस तरफ होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर ये बोर्ड के प्लेन में है, तो बोर्ड के अंदर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फोर्स आने वाला है। तो ये चीज़ हमने कल पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गई। दूसरी डायरेक्शन। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कि मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये वायर है ना, तो फोर्स तो लगेगा, फोर्स इस पर लगेगा, तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो ये इस पर बोर्ड के अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगेगा कहाँ पे, फोर्स चूंकि हमारा क्या होता है बताओ, पोलर वेक्टर होता है ना, फोर्स हमारा एक पोलर वेक्टर होता है, वो किसी पॉइंट पे लगता है। कोई भी फोर्स कहाँ पर लगता है, किसी ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट पर लग रहा होता है, वो पॉइंट कौन सा होता है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस बॉडी की, ये जो बॉडी हमारी, ये जो वायर है, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा फोर्स। कहाँ पर लगेगा, सेंटर ऑफ मास पर लगेगा। तो लिख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो, इसमें नोट करके लिख लो, point of application of force is the center of mass. Point of application of force is the center of mass of the wire. Point of application of force is the center of mass of the वायर। ये वायर टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ये वायर यहाँ पर तो हमने स्ट्रेट लिया है ना, लेकिन वायर हमारा कुछ अलग शेप का भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो उस केस में मैंने बताया था L वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें सिर्फ पॉइंट A से और पॉइंट B से मतलब है, उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है। अगर मान लो कि हमारा वायर कुछ ऐसे है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है, तो L वेक्टर जो हम लेंगे वो कौन सा लेंथ लेंगे, ये वाली लेंथ लेंगे, A और B के बीच की स्ट्रेट लाइन मिनिमम लेंथ लेंगे। ठीक है ना, ये लेंथ हमें नहीं लेना है। और इसका सेंटर ऑफ मास, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका सेंटर ऑफ मास मिडिल में आ जाएगा, ये तो पता है हमें। लेकिन ऐसा कुछ है तो उसका सेंटर ऑफ मास मिडिल में ना करके हो सकता है कि इनके मतलब इस ऑब्जेक्ट पर भी ना आए सेंटर ऑफ मास, इसका कुछ इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ये चीज़ आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ी थी ना, कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बाहर भी सेंटर ऑफ मास आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके साथ। तो जो भी हमारा फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा कि फोर्स कहाँ पर लगेगा, तो वो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक ये चीज़ बताने की कोशिश करी है क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, उसमें करंट I का फ्लो हो रहा है, तो उससे d डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था। कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था बता दो, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी आई थी ये बताओ पहले, म्यू नॉट I अपन 2πd, यही आई थी ना मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, ये समझ में आती है ना बात। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें रिवीजन हो गई। इसी के कॉन्सेप्ट, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला करके आपको एक चीज़ आगे पढ़ाई जाएगी अभी। तो पहले फिलहाल तो एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे ही मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.5 टेस्ला, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, और जो करंट कैरिंग वायर है ना, तो वायर के मतलब जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे DL का भी डायरेक्शन होगा, और B के डायरेक्शन के बीच का एंगल कुछ 30 डिग्री है। आई बात समझ में? आपको बताना है इस पर फोर्स कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है और कहाँ पर लग रहा है। वैसे तो अभी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं दिया गया, तो कहाँ पर बताना इसके लिए मुश्किल है। बस इतना बता सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट वायर है तो इसके मिडिल पॉइंट पे लग रहा होगा, मिड पॉइंट पे लग रहा होगा, तो उसको छोड़िए। आप इतना बता दीजिए इस पर फोर्स कितना लग रहा है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है। I = 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू दी गई है 5 एम्पियर।
मैग्नेटिक फील्ड का कल इंशाल्लाह एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, कल हो सकता है कंप्लीट हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब दोनों चैप्टर कंबाइन पढ़ा रहे हैं ना हम। इसके बाद से जो चैप्टर है ना वो आपका कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगा, कल ही हो सकता है स्टार्ट हो जाए, कुछ कुछ टॉपिक बचेंगे जो हम कल कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद से वही स्टार्ट करना उसका अगला चैप्टर। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थियरीज़ हैं बहुत सारी, हो जाएगा, चिंता मत करो, ये चीज़ करो, क्वेश्चन करो क्वेश्चन। हुआ क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऊपर के डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। मैग्नीट्यूड कितना आया ये बता दो, मैग्नेटिक फोर्स आई बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। आई की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 0.5 है, एल की वैल्यू 5 है, सबके सब SI यूनिट में है। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 5 5 जा 25, 5 जा 125, यानी कि 12.5 डिवाइडेड बाई 2 6.25, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा न्यूटन। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई आपकी 6.25 न्यूटन, यानी कि इस पर फोर्स लग रहा है कितना 6.25 न्यूटन, और उस फोर्स लगने का पोजीशन कौन सा है, इसका मिड पोजीशन, ठीक है। अब इसकी मिड पोजीशन पे इतना फोर्स लग रहा है, और लग किस डायरेक्शन में रहा है, यहाँ पर देखो आई इस डायरेक्शन में, यानी कि एल हमारा इस डायरेक्शन में है, और बी के डायरेक्शन में अपने हाथ के पंजे को मोड़ेंगे तो हमारे जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। यानी कि ये पार्टिकल किस तरफ मूव करना चाहेगा, इस फील्ड में अंदर की तरफ मूव करना चाहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर रखा होगा तो ये ऐसे मूव करने लगेगा, कितने फोर्स के द्वारा, इतने फोर्स के द्वारा। अगर इसकी कुछ मास दी गई होगी तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। इसके बाद हेडिंग दो, मैग्नेटिक फोर्स, क्या ये एक टॉपिक पढ़ लो, इसके बाद से हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैग्नेटिक फोर्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने थे ना तुम्हें, हाँ ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, हाँ ये नहीं करवाने हमें। लिखो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग, स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर। पैरेलल तो इसमें पढ़ करके समझ में ही आ रहा कि हमारे पास दो इनफाइनाइट वायर हैं, मतलब लॉन्ग वायर हैं, दोनों को कुछ डिस्टेंस पर पैरेलली रखा गया है और दोनों में करंट को फ्लो कराया जा रहा है। और दोनों में करंट को फ्लो कराने के बाद किसी एक वायर पर दूसरे वायर की वजह से या जैसे भी हो उनमें फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है कि एक वायर की वजह से दूसरे वायर पर कितना फोर्स लग रहा है। क्यों ये हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे करंट कैरिंग वायर को रखा जाता है, जैसे अभी रखा हमने, तो उस पर भी फोर्स लगता है क्योंकि उसमें चार्ज मूव कर रहा होता है। तो क्या होगा ना कि एक में जो करंट का फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा करंट कैरिंग वायर होगा, उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जैसा फोर्स इस पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इस पे भी उतना ही लग रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, ठीक है, इस पर फोर्स लगेगा, और फिर इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगी, इस पर भी फोर्स लगेगा। तो यही चीज़ हम कैलकुलेट कर ले मान हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखो कि हमारे पास मान लो दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैं, ये हमारे दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैं, दोनों की
और दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d, क्या, हाँ इनफाइनाइट वायर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। वैसे इनफाइनाइट कहने का मतलब वही चीज़ है कि लेंथ इनकी बड़ी होगी d के कंपेरिजन में, तो हम इनफाइनाइट कह देंगे, है ना। वैसे लेंथ हमारी फाइनाइट ही होती है। और इसमें हम मान लेते हैं कि I1 करंट का फ्लो हो रहा है और इसमें हम मान लेते हैं I2 करंट का फ्लो हो रहा है, और दोनों करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमने कंसीडर कर लिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, इसमें I1 करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये बताओ I1 की वजह से हम I2 पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम I1 की वजह से I2 जहाँ पर है वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। या I2 की वजह से I1 पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों बराबर ही आएगा, लेकिन हम किसी एक पर कर लेंगे। जैसे कि मान लो मैग्नेटिक, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कुछ B, यहाँ पर इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ पर ये करंट कैरिंग वायर है। ये बताओ I1 की वजह से D डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी हमने देखा म्यू नॉट I अपन 2 पाई d, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो बोर्ड के अंदर की तरफ यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और जिसका मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट I1 है ना, ये I1 अपन 2 पाई इंटू डी। अब यहाँ पर सॉरी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इसको हम क्रॉस बनाएंगे, अंदर की तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस यहाँ पर ना पूरी जगह पे अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है और इसमें एक करंट का फ्लो हो रहा है। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रखा जाता है तो उस पर भी फोर्स लगता है, ये चीज़ भी हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो क्या है ना कि हमने जो कैलकुलेट करी थी उसमें लेंथ आया था, लेकिन हमने इसको इनफाइनाइट लेंथ बता रखा है कि इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। तो हम ऐसा मान लेते हैं ना कि इसके एक एलिमेंट, ठीक है ना, एक एलिमेंट ले लेते हैं DL2, मतलब ये सेकेंड वायर है इसलिए हम इसको L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं इसलिए इसको DL2 लिख रहे हैं। तो DL2 पे कितना फोर्स लगेगा ये चीज़ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी, मैग्नेटिक फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा ये बताओ, क्या होता है I कितना, कितने करंट का फ्लो हो रहा है इस वायर में, I2 इंटू L कितना है D इंटू L2 इंटू B कितना है म्यू नॉट इंटू I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई D इंटू साइन थीटा। ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर यानी DL का डायरेक्शन किस तरफ होगा, I के डायरेक्शन में, यानी ये वाला DL का डायरेक्शन है। तो DL के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो FB कितना आ जाएगा बता दो, म्यू नॉट अपान 2 पाई D I1 इंटू I1 भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है और एक DL2, ये DL2 और ये साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सारी चीज़ें मैंने लिख दी। इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में मैंने इसलिए लिखा कि इसी फॉर्मेट में आपको किताबों में मिलेगा और इसी फॉर्मेट में याद करना हमारे लिए आसान होता है। म्यू नॉट अपन 2 पाई D इंटू I1 इंटू I2, ठीक है, इंटू DL2। तो ये FB सॉरी यहाँ पर छोटे से एलिमेंट पे फोर्स है ना, तो छोटे से एलिमेंट पे फोर्स है तो हम इसको छोटे से फोर्स भी दिखाएंगे। हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना होता है, तो टोटल फोर्स हमें तभी पता चल पाएगी जब इसकी लेंथ पता होगी। तो इसलिए इसके लिए हम डिफाइन करते हैं ना फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो DL के लिए इतना फोर्स है तो पर यूनिट लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, DL से डिवाइड करना पड़ेगा। तो DL जब इधर आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं DFB डिवाइडेड बाई DL2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D। तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच वायर पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच वायर पर यूनिट लेंथ। तो अब ये बताओ कि इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस I2 पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, DL क्रॉस B, DL इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में ये जो फोर्स लग रहा है ना इसको हम बोल देते हैं DF2। इस डायरेक्शन में फोर्स इसकी वजह से किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके लिए इस डायरेक्शन में लगेगा और ये होगा DF1। तो हमने ये जो कैलकुलेट करा ना, अगर मैं इसको सिर्फ फोर्स से रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमारा DF2 है, ठीक है। अगर DF1 की बात करें तो DF1 जब हम दोबारा इसको डिराइव करेंगे इस तरफ से, DF1 अपन DL1 ये भी आएगा हमारा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D। तो
दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम आने वाले हैं, बस दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। और डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होने का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, नोट में भी मैं लिखाऊंगा अभी, कि जब दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्योंकि अगर मान लो इसमें करंट का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में हो रहा होता तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आती, अगर नीचे की डायरेक्शन में हो रहा होता तो डीएल हमारा नीचे की तरफ होता, डीएल हमारा नीचे की तरफ और बी हमारा अंदर की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होता, यानी ये दूर भाग रहा होता इससे। बात समझ में आ रही है ना। तो जब किसी दोनों वायर में करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब बताओ क्या कुछ पूछना है? DF1 की डायरेक्शन क्यों इस तरफ आई है, ये पूछ रही हो? क्लियर करें? ठीक है, देखो क्लियर करते हैं। I2 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो। I2 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा ना। अब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और DL का डायरेक्शन इस तरफ है, तो DL क्रॉस B आया समझ में? आ गया ना। तो हमारे DF1 का डायरेक्शन इस तरफ होगा। एक चीज़ से हम हमेशा याद रख सकते हैं, किससे, कि सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ वो बराबर होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। इसको याद कर लेना है। इसको लिख लेना आप लोग, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर 1 2 हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली फॉर्मूले के में DF/DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। दोनों वायर पे सेम फोर्स लग रहा है, तो बस इसी फॉर्मूले को हमें याद रखना, अलग अलग से दो फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, हमें नॉर्मली याद रखना है DF/DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ठीक है। अब एक तरीके से क्या है, तो अगर मान लो हमें लेंथ दिया हो, कुछ भी लेंथ दिया हो, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। कहने का मतलब हमने क्या करा, DL को इधर ले जा करके दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। ये सारे के सारे टर्म हमारे लिए कांस्टेंट है, यहाँ पर इनमें से कोई भी चीज़ वेरी नहीं कर रही है, सिर्फ हमारा DL इंटीग्रेट कर देंगे और DF को इंटीग्रेट कर देंगे। DF को इंटीग्रेट करेंगे टोटल फोर्स आएगा, और लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे टोटल लेंथ आ जाएगा। ठीक है। तो इस केस में F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये L किसका L होगा, जिस वायर पर हम फोर्स निकाल रहे होंगे। हो सकता है ये वाला वायर छोटा हो, ये वाला वायर बड़ा हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकती है। तो इस वाले वायर पे फोर्स लगा रहे हैं तो L क्या लेंगे, इसका लेंथ लेंगे। इस वाले वायर पे फोर्स लगा रहे होंगे तो L क्या लेंगे, इसका लेंथ लेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जिसका फोर्स उसका लेंथ लेंगे यहाँ पर, इसीलिए ऐसे लिखा गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये तो सबके लिए कांस्टेंट है, लेकिन जिसका वायर उसका लेंथ, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। डायरेक्शन समझ में आ गया, क्या समझाना है कुछ इसमें? क्या हुआ? सोने दो, उससे क्या मुश्किल है, तुम नहीं सो रहे हो ना, तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है,
जिसमें 2 एम्पियर के करंट का फ्लो हो रहा है। इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर इसी के पैरेलल 2 मीटर की एक वायर रखी गई है और उस वायर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराया जा रहा है। आपको कैलकुलेट करना है कि इस वायर पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इस वायर पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, आपको ये कैलकुलेट करना है। छोटी वाली वायर पर हाँ, फोर्स ऑन 2, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? अच्छा, लस्सी का कमाल है ये नींद या फिजिक्स का? लस्सी का, फिजिक्स का तो नहीं है ना यार? फिजिक्स पढ़ने के बाद पी लिया करो। आपको इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, जल्दी कीजिए थोड़ा। अबे यार मैंने सिखा दिया है कैसे कैलकुलेट करना, अभी डेरिवेशन में यही चीज़ करी मैंने। करो जल्दी जल्दी करो ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाओ। तुम पहले ये कर लो, बाद में नासा की बात करना, तुम्हारे औकात से बाहर है वो। हाँ सच्ची में नहीं, ये औकात में आ सकती है, इसे औकात में लाओगे वो भी आ जाएगी। हाँ पहले इसे लाना पड़ता है, पहले इसे ला लो फिर उसके बारे में सोचना और उसकी बातें करना, नहीं तो उसकी बातें भी मत करो। 2 दिन में सब पढ़ लेते हैं यार, पास होने के लिए। पढ़ाई कर ले हम, बकवास बाद में करते हैं। क्या भिगो भिगो के कौन पिटा है? कितना आंसर आ रहा है? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1। I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एल, सॉरी 2 पाई इंटू डी, डी इज इक्वल टू 5 मीटर है। और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है इसका? 5 है ना, बस। तो फोर्स यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 एम्पियर, 5 फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 5 अपान पाई इंटू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। सारे एसआई यूनिट में पुट करे थे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एसआई यूनिट में ही आएगी। समझ में आया? नहीं आया? आ गया, अच्छी बात है। नहीं, हाँ तो पाई लगाओ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं करंट आई का फ्लो हो रहा है, I1 मान लेते हैं, करंट I1 का फ्लो हो रहा है। इससे d डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? d डिस्टेंस पर इस वायर के परपेंडिकुलर एक वायर रखी गई है, ठीक है। इस वायर के परपेंडिकुलर एक वायर रखी गई है और इस वायर की जो लंबाई है वो है a। कौन कह रहा है डेरिवेशन नहीं आता? हाँ तुम्हारे वही तो चीज़ है ना कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो और तुम्हारी जो बात है ना वो बिल्कुल अलग है। अब तुम यहाँ पे पढ़ाई जो मैं करा रहा हूँ बस उतना पढ़ाई करो और अपने स्कूल की बात अपने स्कूल में रहने दो और तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हो। इधर देखो, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है,
जिसमें I1 करंट का फ्लो हो रहा है, और इससे चुप हो जाओ यार, इससे d डिस्टेंस पर इस वायर के परपेंडिकुलर एक वायर रखी गई है। बात समझ में आ रही है ना, कंडीशन समझ में आ गई। और इसमें इस डायरेक्शन में करंट I2 का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, राइट डायरेक्शन में करंट I2 का फ्लो हो रहा है। आपको बताना है इस पर फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस पर फोर्स कितना लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, और लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है और कितना लग रहा है, ये चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन आपके सामने है, सोचो करो, क्या बताना है? तो फॉर्मूला तो वही है। फोर्स बताना है, फोर्स। हाँ, इस पे सर सेम फॉर्मूला वही है ना? बिल्कुल फॉर्मूला वही है, बिल्कुल फॉर्मूला वही नहीं लगेगा, सर अभी आपने बोला वही लगेगा। जो वही चीज़ है ना जो अभी मैंने डेरिवेशन कराई, तो उस डेरिवेशन पे जाओ। वो पैरेलल वायर था, पैरेलल वायर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया, तो वो पैरेलल वायर के कंडीशन में लगेगा। अब यहाँ पर ये दोनों वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस केस में आप डेरिवेशन पे जाओ। डेरिवेशन में सबसे पहले मैंने क्या करा था, इस वायर पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले इस वायर की वजह से यहाँ पर इसके जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट I2 का फ्लो हो रहा है, इस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और एक मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझ में, ठीक। अब कैसे करोगे इसको, हिंद ये है आपके सामने कि हम जानते हैं कि d डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी सीखी है। किसी भी करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसके द्वारा d डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी सीखी है। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या है, इस वायर का हर पॉइंट का डिस्टेंस वायर से अलग अलग है। बात समझ में आ रही है ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना है जिसकी लेंथ dx है, और ये इस वायर से x डिस्टेंस पर है। अब इसके द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि x का, ठीक है ना, x के टर्म में आएगा, और उसको हमें इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, d से लेकर के d प्लस a तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट कर देना है, टोटल फोर्स निकल जाएगा। नहीं आया, मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए, ठीक है, जहाँ पर हर वायर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, ये चीज़ तो हमें पता चल गई। तो अब उसके लिए क्या करना है ना, एक छोटे से एलिमेंट को लेना है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और उस पर ही हमें फोर्स भी निकालना है, उसी छोटे से एलिमेंट पर फोर्स निकालना है। फिर हमें उसको इंटीग्रेट कर देना है जैसे हमें इंटीग्रेशन करना आसान लगे। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें तो हमें आसान दिख रहा है, हमें a से b तक टोटल फोर्स चाहिए ना, टोटल लेंथ के लिए फोर्स चाहिए, तो a से b तक ही इंटीग्रेट करना है, या तो b से a तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, a से b तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये बताओ कि हमने x डिस्टेंस पर एक dx छोटा सा एलिमेंट लिया, x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 2 पाई x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये dx जो एलिमेंट है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी होगी, मतलब उस डेप्थ के लिए, उस छोटे से एलिमेंट के लिए, dx के लिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी है, तो इस dx एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस dx एलिमेंट पर जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस dx एलिमेंट पर फोर्स ऑन एलिमेंट dx, ठीक है, उसको हम df से रिप्रेजेंट कर देते हैं। df बताओ कितना हो जाएगा, हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है करंट कैरिंग वायर पर, IBL इंटू साइन थीटा। क्या होता है, IBL इंटू साइन थीटा। इसमें I कितने करंट का फ्लो हो रहा है, I2 करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I1 है, I2 करंट का फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इतनी है, B अभी मान लेते हैं, IB इंटू L कितना है, dx इंटू साइन थीटा। ये बताओ करंट के डायरेक्शन में हमारे dx का डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर I की वजह से अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, और DL का डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ये हो जाएगा I2, B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई x इंटू dx। ये हो जाएगा आपका क्या, df।
अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में हमने dx लिया हुआ है ना, तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो ये बताओ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, a से लेकर के b तक इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, a से लेकर के b तक इंटीग्रेट करना है ना, टोटल हमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए ना। ये बताओ a के लिए x की वैल्यू कितनी है, a के लिए a पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है, x क्या है, x किसी भी एलिमेंट का यहाँ से डिस्टेंस है, तो इस एलिमेंट का यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, d। नहीं आ रही समझ में, तो इनिशियल लिमिट हम क्या पुट कर देंगे, d, फाइनल लिमिट d प्लस a। नहीं आ रही, फाइनल लिमिट, अबे गधो हमें a से b तक इंटीग्रेट करना है ना, हमने x ये लिया हुआ है ना, x कहाँ से लिया हुआ है, ये x हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते थे, ठीक है। तो हम ये x यहाँ से लिए हुए हैं ना, तो इसकी लिमिट पुट करते समय a से b तक इंटीग्रेट करना है, तो a की डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे इनिशियल लिमिट के लिए, फिर b की डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे फाइनल लिमिट के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल लिमिट d और फाइनल लिमिट d प्लस a। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक, d से d प्लस a तक। नहीं आई, आ गई, तो हमारा टोटल फोर्स मिल जाएगा इस वायर पर। वो फोर्स कितना होगा, यहाँ पर देखो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, I1 भी कॉन्स्टेंट है, I2 भी कॉन्स्टेंट है, डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट है। बच रहा नीचे हमारा 1/x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, d से लेकर के a प्लस डी तक। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -1 होता है। ये चीज़ कम से कम 4 से 5 बार आ चुकी जब से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करी। 1/x का इंटीग्रेशन मैंने बार बार बोला, इसको याद कर लिया करो। बस मुंडी हिला देते हो, बोला था याद करने के लिए, याद कर लो ना, क्या मुश्किल है, क्यों नहीं याद है, नहीं निकाल पाओगे ना, उसको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हमें याद करने पड़ते हैं। निकालो, देखो क्या आ रहा है, तुम भी निकालो। सर 1/x का इंटीग्रेशन होता है, वो होता है निकालो निकालो, तुम निकाल रही थी ना, निकालो। क्या आ रहा है, x टू द पावर -1, x की पावर 2 सर, -2 सर। 3 भी बोल लो, कोई बताएगा, कोई मैथ्स वाला नहीं है यहाँ पे। ये सब बड़े होना बच्चे बताएंगे तो बहुत हो गया। अब चुप रहते हैं। -x की पावर 0 और कुछ, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन आज तक 1 सुना है, आज तक किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन 1 सुना है, किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन 1 नहीं होता है। 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 2 3 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x से मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के साथ आता है, मतलब वो हमेशा बढ़ता रहता है। 0 तो हो ही नहीं सकता, x की पावर 0 कभी भी किसी भी नंबर का हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होता है ln x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, गधो। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, वो मुझे पता था, वो कर। फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ln 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। लिमिट रखेंगे कहाँ से कहाँ तक, d से लेकर के a प्लस डी तक, तो फोर्स की वैल्यू आने वाली है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब लिमिट रखो, यहाँ पर बनने वाला है ln a प्लस डी, फाइनल लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके इनिशियल लिमिट रखेंगे, तो ln d। ये भी समझ में आया कि नहीं आया लिमिट रखना, ऐसे लिखना तो पता है, जब मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ सब पता हो जाता है। नहीं सर ये आता है उल्टा जैसे। ln a इंटू बी क्या होता है, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, ln a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये नहीं पता ना, बोर्ड पे लिखा नहीं ना मैंने, कंप्लीट इसलिए नहीं पता था। सर ये याद ही नहीं है। a इंटू बी का होता है ln a प्लस ln b। वैसे ही ln अगर a डिवाइडेड बाई b है, इसका होता है ln a माइनस ln b। तो ln a माइनस ln b है, तो इसको हम ln a अपन b भी लिख सकते हैं। इस वाले इक्वेशन का यूज़ करके इसको हम क्या लिख देंगे, ln a प्लस d अपन d।
तो टोटल जो फोर्स आएगी वो आएगी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ln A प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। तुम मार खाओगे अब। आपने किसी को पीटा है कभी? पीटते हो? सही में यार, आज तक किसी को नहीं मारा मैंने। ठीक है, सिंपल से पीटिए आपने। कोई गुस्सा आया ही नहीं यार। इसको याद कर सकते हो आप लोग, नहीं तो डेरिवेशन ही दिमाग में बैठा लो कैसे करना। इसको तो याद कर ही लेना। इसका मतलब तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी डेरिवेशन में नहीं आता है। किसी भी चीज़ का डेरिवेशन तुम अपने आप से न कर पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से। ये चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 बार यूज़ हुई है, मुझे अभी भी याद है। मैंने 2 बार डेरिवेशन कराया, 1/x का इंटीग्रेशन आया था। दिमाग से निकल सकती है, स्टेप्स याद है। ये भी तो एक स्टेप ही है ना, स्टेप है कि नहीं है? सर रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके सब कुछ याद रहता है। ऐसे आउट ऑफ न्यू पेयर कोई पूछता तो नहीं आता, इतना था याद। ठीक, बहुत पढ़ाई कर रहे हो। प्रिपेयर करने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मान गया, मैं मतलब मान गया मैं। हो गया मिटाए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? क्वेश्चन करो। एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस r है, इसमें करंट I का फ्लो हो रहा, ठीक है। और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ है और जिसका मैग्नीट्यूड है 5 टेस्ला, ठीक है। और करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। रेडियस है इसका 1 मीटर। आपको कैलकुलेट करना है कि इस सेमी सर्कल पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 टेस्ला है। इस सेमी सर्कल पर फोर्स कितना लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बताना है, ठीक है। बताओ सर, it's 6-5। कोई मुश्किल नहीं है, क्लास तो हमने देरी से स्टार्ट करी थी ना। Because students are waiting for the next class. 5 मिनट और अधिक पढ़ लेंगे उधर की तरफ, क्या मुश्किल है? कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं दिक्कत ना, ले लो ना, चलो ठीक है। अब बीच में कुछ बोलना मत अनवर तुम। मैं चला जाऊँ सर? बिल्कुल जा सकते हो। हो गया? बताओ। क्या मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? नहीं आया? देखो इधर, इधर देखो, इतना ज़्यादा समय नहीं लेना था।
मैंने बताया था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है तो उस पर फोर्स कितना लगता था, एफ बी इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। एल के बारे में मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था? सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है, यानी कि एक हमेशा स्ट्रेट लाइन ही लेंगे, एल हमेशा ये स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस इसकी 1 मीटर है तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। बस आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, एल की वैल्यू 2 मिल गई तुम्हें। एल का डायरेक्शन हमारा ए से बी की तरफ होगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमारा ए से बी की तरफ है, एल का डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यानी कि इस वाले वायर पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया। फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो 2 इंटू 2 इंटू बी, बी इज इक्वल टू 5 टेस्ला। ये भी मैग्नेट, ये भी क्या है, मतलब टेस्ला एसआई यूनिट में ही है। उसके बाद से हम देखेंगे थीटा की वैल्यू कितनी है, कितना है थीटा की वैल्यू, थीटा इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। इतना सोचना क्यों था, इतना ज़्यादा समय क्यों लग गया? समझ में आया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, सेंटर पे नहीं होगा। क्या टोटल फोर्स पूछा जाएगा आपसे? ये जो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस वायर पे टोटल फोर्स ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, या तो टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछेगा आपसे। अगर आपको स्पेसिफिक लेंथ नहीं मालूम होगी उस वायर की तो आपको क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछेगा, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी, यही आया था ना। तो वो चीज़ होगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन आपको जब लेंथ स्पेसिफाई होगा, लेंथ दिया रहेगा उस वायर के लिए, उस ज्योमेट्री ऑफ वायर के लिए, तब हमें क्या पूछेगा, फोर्स पूछेगा। तो उसके लिए हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं करना किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना, मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग नहीं आएगा, टोटल फोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। ये टोटल फोर्स का फॉर्मूला है। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछ सकता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बताओ। यहाँ पर क्या पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आपने रिंग की क्या निकालनी सीखी है, आपने अगर टोटल फुल रिंग है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल सेंटर पे होगा, लेकिन अगर हाफ रिंग है तो उसकी सेंटर ऑफ मास निकालना आप लोगों ने सीखा है। सेंटर ऑफ मास अगर कोई रिंग है, ठीक है, रिंग का मतलब क्या होता है, उसके सिर्फ सरफेस पर, मतलब बाहर की तरफ हमारा मटेरियल है, मास है, तो उस मास का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा रखा था 11th में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि सेंटर ऑफ मास इसका कुछ इधर की तरफ आएगा, पाई के टर्म में होगा वो, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, मतलब फोर्स हमारा मतलब यहाँ पर लग रहा है, इस वाले पॉइंट पर फोर्स लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन। क्लियर हो गया। अगर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना वो इसी प्लेन में बोर्ड के राइट हैंड साइड में है, अब सोचो कितना फोर्स आएगा, 0। आगे समझ में 0 कैसे होगा, क्योंकि जो L का डायरेक्शन है वही हमारे B का डायरेक्शन है, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो टोटल फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये रहा। अब इसके बाद से आप अभी हमने पढ़ा कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, जिनकी वजह से फोर्स निकालना हमने सीखा। दरअसल जो आपने पढ़ा था सबसे पहले स्टार्टिंग में, मैंने एम्पियर की डेफिनेशंस नहीं लिखाई थी। आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखो, 1 कूलॉम की डेफिनेशन लिखो, ये सारी चीज़ें मैंने, तो उसमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखाई थी, क्योंकि जो हमें डेफिनेशन देनी होती है 1 एम्पियर की, जो रियल डेफिनेशन होती है, जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, वो इन्हीं 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर से ही आती है। क्या ये क्वेश्चन कूलॉम टेस्ट में जो क्वेश्चन था वो कूलॉम का था, 1 कूलॉम की डेफिनेशन लिखनी थी, लेकिन जब आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो उसको 2 करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के द्वारा ही हमें बताना है। उसके लिए चलो हम कल बताते हैं, ठीक है।